हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नो मोर विथ बरखा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही इमोशनल सी पोएम ब्रेक 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 की। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पोएम के इंट्रोडक्शन की। तो ब्रेक 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 एक इमोशनल पोएम है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1835 में लिखी थी और 1842 में ये पब्लिश हुई थी। ये पोएम ग्रीफ और पेन मीन्स दर्द और शोक को एक्सप्रेस करती है, जो उन्होंने अपने करीबी दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की डेथ के बाद फील किया। पोएम दिखाती है कि कैसे इंसान दुख में डूब जाता है, लेकिन दुनिया अपनी चाल से चलती रहती है, अपनी स्पीड से चलती रहती है। पोएम का टाइटल ब्रेक 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 सी वेव्स यानी कि समंदर की लहरों का बार बार टूटना और शोर से टकराने को दिखाता है, ठीक, जो पोएट के पेन को, दुख को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, चलिए इस पोएम का बैकग्राउंड देख लेते हैं। टेनिसन और आर्थर हेनरी हेलम एक बहुत अच्छे दोस्त थे। हेलम टेनिसन की सिस्टर के साथ इंगेज्ड थे, लेकिन 22 साल की एज में हेनरी की सडन डेथ ने टेनिसन को बहुत डीपली अफेक्ट किया, ठीक है। और टेनिसन ने अपनी फीलिंग्स को पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस किया। ब्रेक 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 एक ऐसी पोइट्री है जो दिखाती है कि इंसान का पेन अंदर ही अंदर कितना गहरा होता है, जबकि दुनिया अपनी स्पीड से आगे बढ़ती रहती है। ओके, चलिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहली लाइन हमारी है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये लाइन पोएम की सबसे पावरफुल लाइन है, जिसमें रिपीटेशन का यूज़ किया गया है। यहाँ ब्रेक शब्द का बार बार आना दिखाता है कि कैसे लहरें पत्थरों से टकराती हैं, वैसे ही पोएट का दुख उसके मन में बार बार उठ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। इस लाइन में पोएट समुंदर से बात कर रहे हैं और अपने दुख को समुंदर की लहरों से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पत्थर ठंडे और भूरे हैं, ठीक है। ये जो लाइन इसमें क्या है, पत्थर कैसे हैं, ठंडे हैं और भूरे हैं, जो पोएट के मन को एम्प्टी यानी खाली और उदास दिखाते हैं। ओके, पोएट कह रहे हैं कि जैसे पत्थरों से लहरों का टकराना चलता रहता है, वैसे ही पोएट के दिल में दुख लगातार चल रहा है। पत्थर की ठंडक और उदासी उसके अंदर के यानी कि पोएट के अंदर की इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो बोल सकें, ठीक है, यानी कि वो बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका जो पेन है वो इतना गहरा है, इतना डीप है कि वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने पेन को। ओके, यानी कि पोएट अंदर ही अंदर टूट रहा है और चाहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयां करे, लेकिन वो इतनी डीप पेन में है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द थॉट्स दैट अराइज इन मी। यहाँ पोएट उन थॉट्स की बात कर रहे हैं जो उनके मन में उठ रहे हैं। ये जो विचार हैं, उसके दुख, उसके फ्रेंड की यादों और उसके अकेलेपन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, ये दिखाता है कि पोएट के मन में कई सारी फीलिंग्स चल रही हैं, लेकिन वो इतनी दुख में हैं कि वो अपने शब्दों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टेंजा 1 को कंक्लूड करते हैं। इस पूरे स्टेंजा में ये है कि पोएट अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं ला सकते। जैसे लहरें बार बार पत्थर से टकराती हैं, वैसे ही पोएट का दुख जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, बार बार उनके मन में वो उभर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। ओ वेल फॉर द फिशर्स मैन बॉय। यहाँ पोएट फिशरमैन के बेटे को देखते हैं, जो खुश है और बिना किसी दुख के, तकलीफ के अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। ओके, डैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले। फिशरमैन का बेटा अपनी बहन के साथ खेलते हुए जोर से चिल्लाता है, जो उसकी बेखौफ और जॉयफुल जिंदगी को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पोएट ने एक सिंपल और इनोसेंट इमेज का यूज़ किया है कि एक तरफ ये लड़का अपनी बहन के साथ बिना किसी चिंता के खेल रहा है और दूसरी तरफ पोएट की उदासी जो उसको अंदर ही अंदर तोड़ रही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओ वेल फॉर द सेलर लैड। यहाँ पोएट फिर से दूसरे लोगों की खुशी को देखते हैं। वो एक नाव चलाने वाले लड़के को देखते हैं जो समंदर में नाव चला रहा है, यानी अपने काम में बिजी है। इसका मतलब है कि वो जीवन की समस्याओं से बिना अटके आगे बढ़ रहा है। ओके, डैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। यहाँ सिंग शब्द खुशी, आज़ादी और बेपरवाह जीवन को दिखाता है। नाव चलाने वाला लड़का गाने गा रहा है,
जो दिखाता है कि वो ज़िंदगी में बिना किसी टेंशन के जी रहा है। यहाँ पोएट इस लड़के को जब देखते हैं जो अपनी बोट में सफ़र करते हुए खुशी से गा रहा है, तो ये पोएट की सिचुएशन से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि पोएट दुख में है और लाइफ में स्टक है, जबकि दूसरे लोग बिना किसी तकलीफ के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और राइटर क्या है, एक जगह फंसा हुआ है, रुका हुआ है, अटका हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेंजा 2 को कंक्लूड करते हैं। स्टेंजा 2 में पोएट दिखाता है कि दूसरे लोग खुश हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो अब भी अपने दुख में अटका हुआ, क्योंकि उसका दोस्त अब कभी वापस नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन। इस लाइन में पोएट कहते हैं कि बड़े बड़े जहाज अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और समय और ये दुनिया किसी व्यक्ति के लिए नहीं रुकती है। मतलब पोएट देख रहे हैं कि बड़े बड़े शिप समुद्र में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि ज़िंदगी भी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो। ओके, ऑन देयर हेवन अंडर द हिल। पोएट कहते हैं कि जो शिप्स हैं वो अपनी मंजिल यानी अपने पोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही हैं, जो दिखाता है कि ज़िंदगी बिना किसी रुकावट के अपनी दिशा में चलती रहती है। पोएट कहना चाहते हैं कि शिप्स का सफ़र आगे बढ़ रहा है, लेकिन पोएट अब भी अपने दुख में अटके हुए हैं। यानी ज़िंदगी चलती रहती है और लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचते रह जाते हैं, चाहे कोई व्यक्ति दुखी हो या ना हो। ओके, बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड। इस लाइन में पोएट अपने फ्रेंड के टच की कमी महसूस करते हैं, जो अब कभी वापस नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। पोएट का फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसकी आवाज़ भी हमेशा के लिए चुप हो चुकी है, और यही चीज़ पोएट के दुख और अकेलेपन को और गहरा बना रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा 3 को हम लोग कंक्लूड करते हैं। स्टेंजा 3 में शिप समुंदर में आगे बढ़ रहे हैं, जो दिखाता है कि ज़िंदगी रुकती नहीं, पर पोएट अपने दोस्त की यादों में अटका है। वो अपने दोस्त के टच को फील करना चाहता है, उसकी वॉइस को सुनना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दोस्त उससे बहुत दूर जा चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं स्टेंजा 4 को। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये पहली लाइन का रिपीटेशन है। ठीक है, जो पोएट के अंदर के दुख और व्याकुलता यानी कि रेस्टलेसनेस को और ज़्यादा इंटेंस तरीके से दिखाता है। यहाँ ब्रेक शब्द सिर्फ लहरों का पत्थरों से टकराना नहीं, बल्कि पोएट के मन के अंदर चल रहे दुख और वेदना को भी दिखाता है। यानी कि पोएट फिर से समुद्र की लहरों को देखते हैं, जो बार बार पत्थरों से टकरा रही है, जैसे उसका दुख अंदर ही अंदर बार बार उभर रहा है और उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ऑफ सी। इस लाइन का मतलब है कि लहरें समुद्र के किनारे की सख्त और पथरीली चट्टानों से बार बार टकरा रही हैं, जैसे पोएट का दुख उसके मन में बार बार उभर रहा है। यानी जिस तरह लहरों का पत्थरों से टकराना रुकता नहीं है, उसी तरह पोएट का दुख भी हमेशा उसके दिल में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बट दैट टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड। तो पहले पोएट समुंदर की लहरों और ज़िंदगी के आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन अब अपने पास्ट की ब्यूटीफुल मेमोरीज में वो खो जाते हैं। यहाँ टेंडर ग्रेस का मतलब है बीते हुए दिन की अच्छी और सुंदर यादें, जो अब सिर्फ स्मृति यानी मेमोरी बनकर रह गई हैं। ठीक, डे, यहाँ लिखा ना डे डैट इज डेड, इसका मतलब है वो दिन जो गुजर चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि पोएट अपने पास्ट की ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद कर रहे हैं, जो अब सिर्फ एक याद बन के रह गई है, जो कभी वापस नहीं आएगी। ये सारी ही चीज़ें पोएट के दुख और अकेलेपन को और गहरा बना रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। विल नेवर कम बैक टू मी। यहाँ पोएट अपनी फीलिंग्स का फाइनल कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि वो समझ चुके हैं कि बीते हुए अच्छे दिन और उनके दोस्त से जुड़ी यादें कभी वापस नहीं आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पोएट के जीवन में जो खो चुका है, जैसे कि उनका अपना दोस्त, हैप्पी मेमोरीज, वो अब कभी वापस फिर से नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी पोएट इस पेनफुल ट्रुथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बीत चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा, और ये पोएट के दुख और अकेलेपन की सबसे डीप और लास्ट फीलिंग है। ओके, चलिए स्टेंजा 4 को हम लोग कंक्लूड करते हैं। स्टेंजा 4 में
पोएट कह रहे हैं कि लहरें चलती रहेंगी, दुख भी चलता रहेगा। ठीक है, पोएट समझ गया है कि बीते हुए अच्छे पल कभी वापस नहीं आएंगे और उसे इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस को जो इस पोएम में यूज हुई हैं। तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो रिपीटेशन की यूज हुई है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो ओ सी, और सेकंड है द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। ओ सी इसलिए क्योंकि यहाँ पे पोएट ने ओ सी को एड्रेस किया है, ठीक है, एज अ ह्यूमन बींग। और द साइलेंट ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वॉइस को स्टिल बताया गया है, जबकि वॉइस स्टिल नहीं होती, वॉइस शांत नहीं होती, जबकि यहाँ इसको शांत कहा गया है, साइलेंट कहा गया और डेथ से कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। इमेजरी, कोल्ड ग्रे स्टोन को इमेजरी, यहाँ पे जो इमेजरी इस पोएम यूज हुई है वो दो हुई हैं, एक कोल्ड ग्रे स्टोन और दूसरा है आपकी द स्टेटली शिप्स गो ऑन। यहाँ जो कोल्ड ग्रे स्टोन है वो किस लिए, क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ लाइफलेस लोनली प्लेस। इसको इसलिए यूज किया है जो क्रिएट करी एक पिक्चर को जो कैसी लाइफलेस है और लोनली, जिसमें लोनलीनेस है, ठीक है, अकेलापन है और वो लाइफलेस है, ठीक है, उसमें जीवन नहीं है, ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोल्ड ग्रे स्टोन इमेजरी का यहाँ पे यूज किया गया है। दूसरा द स्टेटली शिप्स गो ऑन, ये जो स्टेटली शिप्स गो ऑन है ये क्या सिंबलाइज करती है, प्रोग्रेस एंड मूवमेंट को, ठीक है, कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। और पोएट कैसा है, पोएट दुख में है जबकि चीजें क्या हो रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दो इमेजरीज का यूज किया गया है। आपका चौथा है कंट्रास्ट, यहाँ पे पोएट का जो दुख है वो हैप्पीनेस से कंपेयर किया गया है। इस पूरी पोएम में हमने देखा था एक फिशरमैन था जो अपने सिस्टर के साथ खेल रहा था, बहुत जॉयफुल तरीके से, खुशी में, आनंद में खेल रहा था, और पोएट कैसा था, दुखी था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमने जो कंट्रास्ट देखा था वो देखा था कि जो नाव चलाने वाला एक लड़का था, ठीक है, वो गाना गा रहा था, तो उसकी लाइफ में भी कोई टेंशन नहीं थी, जबकि पोएट अटका हुआ था अपने दुख में। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या दिखा रही, कंट्रास्ट दिखा रही ना, कि एक तरफ हैप्पीनेस है, एक तरफ आपका सॉरो है। ठीक है, सिंबलिज्म, The sea symbolizes the passage of time and the poet's deep emotions. ये जो sea है ये क्या symbolize करता है, पैसेज ऑफ टाइम को, ठीक है, टाइम को सिंबलाइज करता है और पोएट के डीप इमोशंस को सिंबलाइज करता है। और ये जो वेव्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं ग्रीफ दैट कीप्स रिटर्निंग। वेव्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि वो दुख जो बार बार वापस आ रहा है। ठीक है, द शिप्स क्या सिंबलाइज कर रही हैं, लाइफ मूविंग फॉरवर्ड इवन व्हेन पीपल डाई, कि जो शिप्स है वो आगे बढ़ती जा रही हैं। उसी तरीके से यहाँ शिप्स सिंबलाइज कर रही है कि लाइफ क्या है, वो आगे बढ़ रही है, चाहे कोई जी रहा है कोई मर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन जो है वो चलता जाएगा, किसी के मरने जीने से लाइफ नहीं रुकने वाली। ठीक, तो यहाँ पे ये 5 आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं, इसको आप अच्छे से देख लो, समझ लो। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इस पोएम की कंक्लूजन की। टेनिसन ब्रेक 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 इज अ पोएम अबाउट grief, loss and the passage of time. The poet feels overwhelmed by sorrow while life around him continues as usual. He realizes that his friend is gone forever and nothing can bring back in the past. This poem teaches us that loss is a painful part of life, but we must learn to accept it. Just like the waves continue to break against the shore, grief stay with us, but life moves on. This poem is a beautiful and emotional expression of grief, and anyone who has lost a loved one कैन रिलेट टू। अब यहाँ पे क्या है कि टेनिसन की ये जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये ग्रीफ, लॉस और टाइम के बीत जाने के बारे में है। पोएट सॉरो से भरा हुआ है, पोएट सॉरो से भर गया है, जबकि दुनिया उसके आसपास वैसे ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। उसे ये एहसास होता है कि उसका दोस्त हमेशा के लिए चला गया है और कोई भी चीज़ बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकती। ये पोएम हमें सिखाती है कि अपने किसी लव वंस को खोना पेनफुल होता है और ऐसे इंसिडेंट लाइफ का एक पार्ट होते हैं, लेकिन हमें इसे एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। ठीक, जैसे समंदर की लहरों का किनारों से टकराना कभी नहीं रुकता, वैसे ही दुख भी दिल में रहता है, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। ये पोएम दुख और यादों की एक डीप और इमोशनल कंडीशन को एक्सप्रेस करती है, ओके, जो हर उस व्यक्ति के दिल को छू सकती है जिन्होंने किसी अपने को कभी खोया होगा। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थी हमारी ब्रेक ब्रेक पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और मेरा टेलीग्राम लिंक आपको मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से आप कोई भी नोट्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा, मैंने नंबर दिया है ऑलरेडी उस पर, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करना एंड देन यू कैन परचेज योर डिजायर्ड नोट्स। ओके, चलो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहो। थैंक यू सो मच।